नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने अर्थ विज्ञान इस पाठ के अंतर्गत अर्थ विज्ञान से संबंधित जो मुद्दे पाठ में दिए हैं उसकी चर्चा हमने की है। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत अगला जो मुद्दा है अर्थ परिवर्तन के कारण, इसको हम देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले हमने पिछले लेक्चर तक अर्थ शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, इन मुद्दों को भी देखा है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं के अंतर्गत वहां पे हमने देखा कि किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित होने के लिए या परिवर्तित जब होता है तो विशेषता दो स्तरों पर होता है, एक अर्थ की व्यापकता के आधार पर, दूसरा अर्थ की श्रेष्ठता के आधार पर। तो अर्थ की व्यापकता के आधार पर तीन दिशाएं हमने विस्तार से देखी है, उसके उदाहरण भी हमने समझ लिए हैं। अर्थ की व्यापकता के आधार पर अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश या अर्थांतरण, ये तीन दिशाएं जो है अर्थ की व्यापकता के आधार पर वहां पे भाषा विज्ञान में बताई जाती है। दूसरा जो स्तर बताया जाता है वो अर्थ की श्रेष्ठता के आधार पर। इसमें दो दिशाएं भाषा वैज्ञानिकों ने बताई है, एक अर्थ की श्रेष्ठता के आधार पर एक अर्थोत्कर्ष और अर्थोत्कर्ष, अर्थात किसी अर्थ का उत्कर्ष होना, उदात्त भाव से प्रस्तुत होना, वो अर्थोत्कर्ष है। और कोई अर्थ जो है हीन अर्थ में या सीमित अर्थ में वहां पे प्रचलित होना, वह उस शब्द का जो है अर्थोपकर्ष कहा जाता है। अर्थ विस्तार में हमने देखा कि किसी शब्द का अर्थ पुराने समय में सीमित था, लेकिन आज बहुत बड़े समुदाय के लिए या बहुत बड़े वस्तुओं के लिए ये प्रचलित है, तो ये अर्थ विस्तार का उदाहरण हमने देखा। और उसी प्रकार अर्थ संकोच में देखा कि अर्थ विस्तार की बिल्कुल विरोध की स्थिति जो है अर्थ संकोच में देखने को मिलती है। और अर्थादेश में हमने देखा कि किस प्रकार पुराने समय में उस शब्द का विशिष्ट अर्थ था, लेकिन आज जो है अलग ही अर्थ में वो प्रचलित होने लगा है। तो इस तरह से हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, इसको हमने विस्तार से देखा है, उदाहरण सहित देखा है। आज हम इसी मुद्दे की अगली कड़ी जो है, ये नया मुद्दा जो है अर्थ परिवर्तन के कारण। अब हमने देखा था कि शब्द के अर्थ में बदलाव किस स्तर पर आता है, व्यापकता किस स्तर पर आता है या श्रेष्ठता किस स्तर पर आता है, लेकिन ये बदलाव आने के कारण क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। मतलब किसी भी शब्द का अर्थ जब बदलता है, परिवर्तित होता है, तो उसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसको लेकर अर्थ पहला अर्थ छोड़कर या दूसरे अर्थ में वहां पे प्रचलित हो जाता है। तो ये बातें जो है अर्थ परिवर्तन के कारण इस मुद्दे के भीतर हमें थोड़ी सी विस्तार से देखनी है। और विस्तार से देखते समय हम ये देखेंगे कि आज तक भाषा जो परिवर्तित होते होते आई है, भाषा के विशेषता के संदर्भ में कहा जाता है कि भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। और ये परिवर्तन जो है निरंतर समय के अंतराल से चलता रहता है। और ये परिवर्तन किन कारणों से होता है, शब्दों के अर्थ के संदर्भ में ये जो परिवर्तन आता है, शब्द के रचना के स्तर पर जो परिवर्तन आता है, किस वजह से आता है, इन सभी का उल्लेख जो है अर्थ परिवर्तन के कारण इस मुद्दे के भीतर हम देखने वाले हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे के अंतर्गत या इसके जो कारण है बहुत सारे बताए हैं। शब्द के अर्थ बदलने के पीछे कई सारे कारण सामने आते हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण न हो, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें ऐसा कोई प्रमुख कारण नहीं है कि जो अधिक मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन लगभग सभी कारण जो है वहाँ पे भाषा में बदलाव लाने के लिए, भाषा में परिवर्तन लाने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। तो ये भाषा में बदलाव लाने वाले कारण जो है, मैं सबसे पहले उनके मुद्दों के स्तर पर नाम बताऊंगा और उसके बाद हम एक एक करके उसका विश्लेषण देखेंगे। तो पहला कारण जो है लक्षणा। शब्द शक्तियां जो है बताई गई है, तीन शब्द शक्तियां है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उसमें से लक्षणा ये कारण है। दूसरा एक कारण है व्यंग्य, तीसरा है सादृश्य, चौथा परिवेश ऑब्लिक वातावरण, पांचवा है अज्ञान, छठा है विनम्रता ऑब्लिक शिष्टाचार, सातवां है नई वस्तुओं का प्रचलन, आठवां है रुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग, नौवां है भावावेश, 10वां है अर्थ का संक्रमण, 11वां है एकाध गुण की प्रधानता, 12वां है स्थान के आधार पर वस्तु का नाम, 13वां है प्रयत्न लाघव या संक्षिप्तीकरण, 14वां है सामाजिक प्रथाएं और 15वां है आचरण, 16वां है विरोध और 17वां कारण है
प्रतीकात्मकता, लगभग 17 प्रकार के कारण जो है भाषा के शब्दों के अर्थ उसमें परिवर्तन लाने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। अर्थात आज तक मतलब 11वीं शती में जो हिंदी थी वह हिंदी जो है 20वीं शती में बिल्कुल बदल गई है। उसके पीछे ये सभी जो है 17 कारण काम कर रहे हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं कि मुझे लगता है कि आपको इस मुद्दे में क्या समझना है, कि यही समझना है कि भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो किस प्रकार से अर्थ में उनके बदलाव आता है और उनके रचना के स्तर पर, लेखन के स्तर पर भी किस प्रकार बदलाव आता है, और ये जो बदलाव की स्थितियां है किस प्रकार भाषा में विकास मानी जाती है, भाषा का विकास मानी जाती है, इसको इस मुद्दे के भीतर हमें समझना है। तो 17 प्रकार के कारण है। तो सबसे पहला कारण वहां पे हम ले लेंगे। पहला कारण है लक्षणा। लक्षणा मैंने अभी बताया था कि किसी भी शब्द के 3 अर्थ मुख्यतः होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अर्थात अभिधा मतलब क्या है, शब्द का शब्दशार्थ। उदाहरणार्थ गधा शब्द है तो गधा शब्द का अगर अर्थ हम पहले स्तर पर ले लेते हैं, अभिधात्मक अर्थ अगर लेते हैं तो गधा मतलब विशिष्ट पशु जो रास्ते के किनारे इधर उधर घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, विशिष्ट आवाज में चिल्लाता है, तो वो गधा पशु जो है, गधा कहने के पश्चात वहां पे हमारे मस्तिष्क में उभरता है। लेकिन वह गधा है कहने के बाद वहां पे गधा पशु की बजाय वह मूर्ख है, इस प्रकार का अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। और ये काम जो है लक्षणा शब्द शक्ति जो है वहां पे करती है। और उसी प्रकार व्यंग्यात्मक तरीके से, या आपने मराठी की एक फिल्म देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, या फिर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं मराठी में, या टीवी पर एक प्रोग्राम आता है चला हवाई उदय, उसमें भी ये प्रहसन, व्यंग्यात्मकता वगैरह दिखाई देती है। तो शब्द का तीसरा अर्थ जो है व्यंग्य में छुपा होता है। उदाहरणार्थ जाओ तिथं खाओ, ये मराठी की जो फिल्म है, इसमें एक वाक्य या एक डायलॉग है कि विहीर चोरीला गेली, अर्थात विहीर चोरीला गेली, अर्थात ये जो डायलॉग है असल में इसमें बहुत बड़ा व्यंग्य छुपा है। व्यंग्य के पीछे कारण क्या है कि इसमें देखिए बावड़ी जो होती है, ये जो विहीर जो होती है, चोरी जाने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो जमीन में उसको खोदा जाता है, क्योंकि जमीन कोई उठा के नहीं ले जा सकता। लेकिन इससे हमें अलग ही अर्थ लेना है। अलग क्या अर्थ लेना है, देखिए कि सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं पारित होती है, और उस योजनाओं में से एक जो किसान जो होते हैं उनकी सहायता के लिए सरकार की ओर से ये बावड़िया वगैरह खोद के देने का अनुदान राशि जो है सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन एक किसान के संदर्भ में यह घटना घटित हो जाती है कि उसके नाम पर तो बावड़ी वहां पे है, मतलब सरकार के दफ्तर में वो विहीर जो है उसके नाम पर है, लेकिन असलियत में उसके अपने जमीन में कहीं पर भी बावड़ी वहां पे मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से जो मिलने वाले पैसे हैं कि बीच रास्ते में ही अधिकारी लोगों ने वहां पे खा लिए हैं, उसमें भ्रष्टाचार किया है। मतलब विहीर चोरीला जाने, इस डायलॉग के पीछे जो हमें अर्थ लेना है वो तीसरे स्तर का अर्थ लेना है कि इसमें कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कहीं तो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो ये बातें जो है व्यंग्य के आधार पर या व्यंग्यार्थ जो शब्द शक्ति है उसके आधार पर वहां पे हमें समझनी होती है। तो इस तरह से शब्द के मुख्यतः 3 अर्थ हम देख सकते हैं। उसमें से यहाँ पे अर्थ परिवर्तन का पहला कारण बताया है लक्षणा, तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, लक्षणा अर्थ परिवर्तन का सबसे प्रबल कारण है। मतलब किसी भी शब्द या किसी भी भाषा में ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है ये सबसे प्रमुख कारण है, प्रबल कारण है। उसके पीछे क्या कारण है, देखिए, जब कोई मनुष्य अपनी बात सीधे सीधे कहने के बजाय या सीधे सीधे कहने में जब उसको कठिनाई महसूस हो रही है, तब वह उस वक्त जो है उस बात को घुमा फिरा कर कहने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे साथ भी या हमने भी ऐसा बहुत बार किया होगा कि हमें कुछ बातें जो है सीधे सीधे कहने की बजाय या सीधे सीधे कहने के लिए हमें आती नहीं है, कठिनाई महसूस होती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसी बात को थोड़ा सा अलग ही तरीके से घुमा फिरा कर उसको कहने की कोशिश करते हैं। अर्थात वह वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ का प्रयोग वहां पे किया जाता है। मतलब डायरेक्ट कहने की बजाय अलग ही बात वहां पे कहकर उस बात को वहां पे समझाना है। मतलब देखिए कैसे, उदाहरणार्थ क्रोध की अवस्था में बात सीधी कहने की अपेक्षा
और अधिक कड़वी लगे उस रूप में बोला जाता है मैं तुम्हें देख लूंगा। मतलब देखिएगा कि कभी कभार झगड़ा हो जाता है, झगड़ा लग जाता है दोनों, और जब झगड़ा लगता है तो आपने कुछ ऐसे संवाद भी सुने होंगे कि गुस्सा आने के बाद हम सीधे सीधे वो बात नहीं कहते, उसको हम विशिष्ट तेवर के साथ वहां पे कह देते हैं। उदाहरणार्थ मैं तुम्हें देख लूंगा। अब मैं तुम्हें देख लूंगा ये गुस्से के या आवेश के अंतर्गत बोली गई जो बात है उसमें बहुत क्रोध भरा होता है, उसमें बहुत वो रूठापन या उसमें वो कड़कपन जो है वो भरा होता है। तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ये जो कुछ झगड़ा करते समय या झगड़ा जब होता है तो इस प्रकार जब बोला जाता है तो हमारी बात सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा कड़वी लगे और उसका गुस्सा जो है, हमारा जो गुस्सा है उसके ऊपर हम उसकी भड़ास जो है निकाल देते हैं। तो ये जो क्रोध की अवस्था में जो हम स्थिति देखने को मिलते हैं कि हम वह बात सीधे सीधे कहने के बजाय विशिष्ट तेवर के साथ कह देते हैं और सामने वाले को और अधिक गुस्सा आ जाता है, झगड़ा बढ़ने लगता है। तो ये बातें थोड़ी सी लक्षणा के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा आदि लक्ष्यार्थ को प्रधानता दी जाती है। मतलब खून पी जाना मतलब असलियत में वैसा होता है क्या? कोई आदमी किसी का खून पी जाता है झगड़े में, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए, उसको रुठाने के लिए, उसको धमकाने के लिए ये बातें वहां पे उस अर्थ में वहां पे कही जाती है। मैं तुम्हें देख लूंगा। अब वो देख तो रहा होता है लेकिन देखना मतलब क्या है? अलग तरीके से मैं तुम्हें देख लूंगा, अर्थात ये बातें जो है यहाँ पे लक्ष्यार्थ के रूप में सामने आती है। इसी प्रकार साहसी वीर के लिए शेर, डरपोक, मतलब देखिएगा कोई आदमी बहुत डरपोक है और किसी भी चीज के लिए अगर डरता है तो उसको साहसी कहा जाता है, शेर कहा जाता है, शेरदिल कहा जाता है। मतलब डरपोक आदमी के लिए वहां पे शेरदिल कह देना ये भी एक लक्ष्यार्थ का उदाहरण है। अर्थात लोमड़ी कहा जाता है, मतलब विश्वासघातकी लोग जो होते हैं, अर्थात हमारे पुराणों में या एक मिथक हमारे यहाँ मौजूद है जयचंद नामक। तो ये विश्वासघातकी जो लोग होते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले, कुछ समय के लिए हमारे पास आ जाते हैं, अपना काम होने के बाद जो है विश्वासघात करके चले जाते हैं। तो ऐसे जयचंद नामक जो लोग होते हैं, मतलब विश्वासघातकी लोगों के लिए ये जयचंद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जयचंद आप देखते होंगे कि पुराणों में उसका संदर्भ मिलता है कि उसने 100 गलतियां करने के बाद कृष्ण भगवान उसको मारने वाले थे। तो ये विश्वासघातकी लोग जो होते हैं उनके संदर्भ में ये जयचंद शब्द का वहां पे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत मतलब दुबला पतला आदमी है उसको पहलवान कह देना, मतलब ये जो कुछ बातें हैं ये एक प्रकार से लक्षणा के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। तो आज हम देखते हैं कि भाषा में ऐसे कई सारे शब्द जो है लक्षणा के आधार पर बहुत सारे उसके अर्थों में बदलाव आ गया। उदाहरण के तौर पर हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में एक उदाहरण देखा था कि महाराज शब्द, मतलब महाराज शब्द जो है प्रजा का राजा या प्रजा का रक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो महान है, श्रेष्ठ है, उसको महाराज कहा जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लक्षणा के आधार पर खाना पकाने वाले व्यक्ति को महाराज कहा जा रहा है या साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को महाराज कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम वहां पे देखते हैं कि लक्षणा मतलब वो शब्द जो है उसको महत्ता देने के लिए या उसको विशिष्ट ढंग से उद्बोधित करने के लिए वहां पे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और लक्षणा शब्द शक्ति इस प्रकार वहां पे काम करती है। तो इस तरह से लक्षणा के कारण जो है भाषा में बहुत सारा बदलाव या बहुत सारे प्रकार के शब्द जो है हम उस तरीके से बोलते हैं। ये हो गया लक्षणा एक कारण जो है अर्थ परिवर्तन का हमने देखा। दूसरा कारण है व्यंग्य। अब देखिए व्यंग्य क्या होता है कि व्यंग्य का प्रयोग श्रोता पर आघात करने के साथ साथ उसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए किया जाता है। मतलब व्यंग्य के अंतर्गत कुछ बातें जो कही जाती है या बोली जाती है उसमें एक भावना जरूर होती है कि सामने वाले या सुनने वाले लोगों के मन पर, श्रोता पर जो है आघात तो जरूर करना है, आघात के साथ साथ उसमें सुधार आए या अपेक्षित सुधार आए
इस प्रकार से बात वहां पे कही जाती है, जिसको व्यंग्य कहा जाता है। व्यंग्य का आधार लक्षणा ही होती है, मतलब व्यंग्य जो है इसकी शुरुआत जो है लक्षणा से होती है, लेकिन ये व्यंग्य जो है विशिष्ट ढंग से किया जाता है, इसलिए ये लक्षणा से थोड़ा सा भिन्न है। देखिए इसे विपरीत लक्षणा भी, मतलब इसे विपरीत लक्षणा, मतलब लक्षणा डायरेक्ट बात कहने की बजाय थोड़ा सा घुमा फिरा की बात कही जाती है, लेकिन व्यंग्य जो होता है बिल्कुल विरोध की स्थिति में वहां पे सामने आता है। लक्षणा में सुधार की बात नहीं है, व्यंग्य में सुधार की बात होती है। देखिए उदाहरणार्थ देखिए व्यंग्य में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति देरी से उठता है तो उसे घर का बुजुर्ग कहता है, मतलब हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं और कोई लड़का जो है, नवयुवक जो है देर से उठा है, सुबह सुबह उठने की बजाय देर से उठा है। देखिएगा कि कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, अगर हम थोड़ी से व्यायाम करते हैं, परिश्रम करते हैं, कसरत करते हैं तो और अधिक हमारी सेहत जो है बन जाती है। तो युवकों को, नव युवकों को तो बहुत जल्दी उठना चाहिए, तो ये हमारे समाज की धारणा है। लेकिन क्या होता है देखिए, किसी घर में कोई युवक है और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है, और वो युवक जो है सुबह अगर देरी से उठता है तो घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसको कहता है बड़े सवेरे उठ गए और थोड़ी देर सोते। और इसका मतलब क्या है, देखिए वो बुजुर्ग व्यक्ति उस नवयुवक को क्या कह रहा है, वो 6 बजे उठने के बजाय 9 बजे उठा है, और वो व्यक्ति उसको कह रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, घर का व्यक्ति कह रहा है, या दादा दादी या नाना नानी जो भी कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उठ गए और थोड़ी देर सोते। इसका मतलब क्या है, मतलब जिसको ये कहा जा रहा है इसके दिमाग में वो बात आ जाती है कि मुझे ये ताना मारा जा रहा है, मुझे ये मतलब चिढ़ाया जा रहा है, अर्थात बड़े सवेरे उठ गए और थोड़ी देर सोते, वह आदमी या वह जो युवक है उससे क्या अर्थ लेता है, तो वो अर्थ ये लेता है कि मैं बहुत देर से उठा हूं और मुझे सोना नहीं चाहिए था। तो ये जो कुछ भाव है इसमें ताना भी है, इसमें आघात भी है और अपेक्षित सुधार भी है, मतलब अब के बाद तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से ये सुधार की भी अपेक्षा इस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत होती है। इस वाक्य में लक्षणा के विपरीत अर्थ में, लक्षणा जो है विपरीत अर्थ में काम कर रही है। इसी प्रकार कंजूस को दानशूर कह देना, कोई कंजूस व्यक्ति होता है उसको दानशूर कह देना, झूठे आदमी, झूठा जो बोलता है, झूठ जो बोलता है उसको सत्यवादी कह देना, दुबले व्यक्ति को पहलवान कह देना, शरारती बच्चे को भोला भाला कह देना, अर्थात ये सभी शब्द प्रयोग जो है व्यंग्य के माध्यम से यहाँ पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन शब्दों के मतलब, देखिए भोला भाला इसका अर्थ क्या है हम जानते हैं। तो शरारती बच्चा, नटखट बच्चा होता है, बहुत करतूतें करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ पे भोला भाला कह देना ये भी एक व्यंग्य है। उसी प्रकार कोई दुबला पतला आदमी है, मतलब उसकी शरीर यष्टि एकदम पतली है, उसको पहलवान कह देना ये भी एक प्रकार का व्यंग्य है। बहुत बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति उसको सत्यवचनी, सत्यवादी कह देना, ये जो बातें यहाँ पे आ गई है। उसी प्रकार कंजूस व्यक्ति है, मतलब अपनी जेब में हाथ कभी डालता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है, और उसको दानशूर कह देना ये भी एक व्यंग्य है। अर्थात इस प्रकार से, किस प्रकार उस व्यक्ति को कंजूस होने के बावजूद उसको दानशूर कह देना, ये व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत बार भाषा के शब्दों में या उसके अर्थ में जो है वहाँ पे बदलाव आता है। तो ये दो कारण जो है अब तक हमने देखे हैं, लक्षणा और व्यंग्य, ये भाषा के संदर्भ में शब्दों के अर्थ बदलने में बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। अगला कारण जो है सादृश्य, हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, उसके आधार पर समझेंगे कि किस प्रकार सादृश्य के आधार पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मतलब अर्थ में परिवर्तन आता है। तो इन सभी कारणों को हम देख रहे हैं, फिलहाल हमने 2 देखे हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे के देखेंगे। कुल मिलाकर 17 कारण हमें देखने हैं, और वो भी सभी के सभी उदाहरण सहित हम समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 2 जो हमने देखे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगले लेक्चर में जब मैं इसके आगे के बताऊंगा उसको भी थोड़ा सा सुनते रहिए, क्योंकि इसके पश्चात इस प्रश्न पत्र का इस प्रश्न पत्र के जो जितने भी टॉपिक है वो पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं, और हमारा पूरा प्रश्न पत्र ही यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक 16 जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम
प्रश्न पत्र क्रमांक 15 की जो बातें रही गई है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस मुद्दे को या इस अर्थ परिवर्तन के कारणों को सबसे पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद नए पेपर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।